अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और इसमें सियासी मंजरनामे का उतार चढ़ाव और सबसे अहम अवाम को इस सब से क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, इसके ऊपर आज तेज़ी तज्जिया तबसरा करेंगे। हमारा पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब और रीमा उमर साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे पैनल के लिए आज का पहला सवाल ये है कि एक साल में PTI कहाँ होगी? ओपन ऑप्शन है सबके पास। सबसे पहले शहजाद, आपका ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन की तैयारी कर रही होगी। अगर इलेक्शन वक्त पर होते हैं, यानी कि असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं अगस्त तक और इसके बाद इंतखाबात होते हैं, तो वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। उस वक्त शायद माहौल ऐसा हो कि जल्द से जुलूस कर रहे हो। सलीम साफ़ी साहब जी, वहाँ होगी जहाँ 2010 से पहले थी, जब इस्टेब्लिशमेंट ने उसकी सरपरस्ती शुरू नहीं की थी और एक फैन क्लब था, तो 2010 से पहले की सिचुएशन पे होगी। रीमा, मेरा ख्याल है जहां आज है वहीं होगी, किसी खोज में होगी कि वापस गुड बुक्स में आ जाए, लेकिन जहां आज है वहीं होंगे एक साल बाद। भट्टी साहब। मैडम शेख, दो बातें कि ये नजूमीपन तो है नहीं, ना अमल बाबा हैं, ना हम पामिस्टर है, ना तोता फाल है और अनप्रेडिक्टेबल सियासत है। आज के हालात को सामने रख के पाकिस्तान में होगी, इलेक्शन में होगी या इक़्तिदार में होगी या अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी होगी। और अभी इनको कोई चहेता नहीं बनने देगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चहेते आ गए हैं और वो तो ऐसे ऐसे चहेतेपन में काम करी जा रहे हैं कि इमरान खान सोच भी नहीं सकता। अच्छा, यकीनन भट्टी साहब, लेकिन आप लोग हालात वाक़यात के ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं और बदलते हुई जो सारी चीज़ें उनको भी देख रहे होते हैं, तो इसलिए अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, तज्जिया तो किया जा सकता है। इसी तज्जिए के लिए दूसरा सवाल आज का हमारा कुछ यूँ कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? सलीम साफ़ी साहब, हाँ या नहीं? मेरा वही जवाब है कि हम नजूमी नहीं है, यहाँ आज की बात करें, कल का सिर्फ अल्लाह को इल्म है, क्योंकि ये तबसरे और अंदाजे उस मुल्क पे लगाए जा सकते हैं जहाँ गेम के रूल्स मालूम हो। यहाँ गेम के रूल्स नहीं हैं, यहाँ चंद अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर है। नवाज शरीफ कल क्या फ़ैसला करते हैं, जरदारी क्या करते हैं, वो डिटरमिन करते हैं। तो कल का दिलों का हाल भी अल्लाह जानता है, मुस्तक़बिल का हाल भी अल्लाह जानता है। लेकिन कुछ इशारे तो मिल जाते हैं। शहजाद, देखिए अलीना, वैसे तो ये हो सकता है कि इंतखाबात कबल वक्त हो जाएं, लेकिन जो मेरे पास एज ऑफ टुडे जो रीसेंट मालूमात है वो ये है, क्योंकि PDM हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले किए हैं उसके बाद वो अपना टर्म कंप्लीट करना चाहते हैं और जिस जगह से दबाव आ रहा था कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, उस दबाव के हवाले से भी उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अगर आप हमारा कालीन खींच के हमें गिराना चाहते हैं तो गिरा दें, लेकिन हम आपके प्रेशर में या किसी और के दबाव में तो जाने वाले नहीं हैं। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इरादा PDM का यही है कि वो मुद्दत पूरी करें और मुमकिन है कि वो कर भी लें। ठीक है। रीमा। अलीना, मेरा जवाब साफ़ी साहब वाला है एग्जैक्टली, लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा एनालिसिस तो कर सकते हैं, मुझे लगता है हमारा अलमिया ही ये है कि लोग एनालिसिस की शक्ल में सिर्फ प्रेडिक्शंस देते हैं। बेहतर हो कि हम एनालिसिस में थोड़ा कंटेक्सचुअलाइज, हिस्टोरिसाइज, दीगर ममालिक में क्या हो रहा है वो देख के एनालिसिस किया करें। खबरों की बेसिस पे प्रेडिक्शंस तो कोई भी कर सकता है, उसका क्या वैल्यू है। इसीलिए हमने अपना बड़ा मोतबर पैनल बिठाया है जो कि ये सारे हालात वाक़यात के ऊपर नजर रखते हैं, फिर एनालिसिस देता है। शहजाद ने बड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी उसमें ऐड की। अच्छा, नहीं रीमा, हम आपको समझते हैं। भट्टी साहब। नहीं, देखिए मैडम शेख, के आज के जो ये मौजूदा हालात हैं, ये मौजूदा सियासी हालात हैं, या ये जो इस वक्त आज का दिन चल रहा है, इसके मुताबिक इनके जो PDM है, इसके आगे वो जैसे खाई है, पीछे कुआं है। ये इमरान खान की मकबूलियत से डरे हुए लोग हैं और अपने वो जो फैसलों और कन्फ्यूजन में फंसे हुए लोग हैं। ये दो तीन काम करना चाहेंगे। एक अपने वो आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ ज़रा सेटल करना चाहेंगे, नैब तरमीम वगैरह, ये वगैरह सारा जो कर रहे हैं। इलेक्शन की तरमीम वो जहर निकालना चाहेंगे। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को करप्शन पे गंदा करना चाहेंगे, अपनी पिच पे लाना चाहेंगे। तो वो इसके लिए इनको और आखिरी दम तक जाएंगे, आखिरी। और पाकिस्तान में कभी किसी ने
आज तक इक़्तिदार छोड़ा है, हर कोई आखिरी दिन, आखिरी घंटे, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक रहता है। तो आज के हालात के मुताबिक यस, ठीक है, पूरी करेंगे, पूरी करेंगे। अच्छा, कोशिशें तो बड़ी हो रही हैं, दावे वादे भी उसके लिए हो रहे हैं, और सवाल भी हमारा अगला उसी से रिलेटेड कि क्या मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकाल पाएगी, हाँ या नहीं? शहजाद। देखिए, अगर माशी बहरान से ये मतलब है कि कोई डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन होगी तो वो सिचुएशन तो नहीं होगी, लेकिन आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि आज जो फैसले ले रहे हैं उससे अगले 3-4 माह में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, और इसके बाद जो पीरियड आएगा वो एक स्लो डाउन का होगा। ये साफ वाज़ेह है कि जिस किस्म के इकदाम लिए हैं, जिसमें शरह सूद का बढ़ना है या कीमतों का बढ़ना है, और जो बजट आएगा अभी, उससे ये वाज़ेह है कि हम एक स्लो डाउन की तरफ आ रहे हैं। और अगर मईशत 3-3.5% तक सुकड़ती है, यानी कि ग्रोथ रेट में कमी आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ले ऑफ्स होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट्स होंगी, तो आने वाला साल अवाम के लिए मुश्किल होगा। अब देखना ये कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज करना है अगले 1 साल में। तो मुझे नहीं लगता कि बहरान, आप कह सकते हैं, अवाम के लिए मुश्किलात रहेंगी। साफी साहब, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया ने, नैब ने और मीडिया ने उस तरह सपोर्ट दिया जिस तरह इमरान खान को दे रहे थे, तो फिर तो निकाल सकेगी। लेकिन अगर इनके साथ मैच जारी रहा या इत्तेहादी जमातों का आपस में मैच जारी रहा, तो फिर नहीं निकाल सकेगी। भट्टी साहब। अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और तमाम कुव्वतें इमरान खान साहब के साथ थीं, मगर वो 3.5 साल में फारिग हो गए, और बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, महंगाई, बेरोज़गारी की हमने रोज़ ढोल कुटे, रोज़ ढोल पीटे। तो ये तो कोई तरीक़ाकार ना हुआ। अपनी परफॉर्मेंस पे खड़े हों, अपने कदमों पे खड़े हों, तजर्बाकार हैं, 4-4 मरतबा भुगता चुके हैं। अब क्या कि मुझे वो भी सपोर्ट दे, वो भी सपोर्ट दे, वो भी सपोर्ट दे, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और ये एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल है कि नाहल ना तजर्बाकार थे, मगर और 27 पावर प्लांट खराब थे, लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। अहल आए, तजर्बाकार आए, और 27 से 16 पे आ गए, मगर लोड शेडिंग हो रही है। तो आगे आगे देखिए होता क्या है, बहुत बुरे हालात हैं महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हवाले से। ये बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन पहले रीमा की राय। रीमा, 1 मिनट, हमें नजूमी सिर्फ ना बनाओ ना, ये क्या तरीका है उसका। भट्टी साहब, आप ये जानते हैं ये स्टेट है, और इस स्टेट में हुकूमत एक हिस्सा होती है, और वो हुकूमतें भी किस तरह आती हैं, किस तरह जाती है, वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर उन इदारों का सपोर्ट ना हो तो कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, और उनके साथ सपोर्ट के बावजूद जो कि नाअहली थी, तो इसलिए उन्होंने ये हाल कर दिया। रीमा, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ इस पूरी सूरत हाल में। अच्छा अलीना, इस सवाल पे ठीक है साफी साहब, आपका पॉइंट आ गया। रीमा, इस सवाल पे एनालिसिस हो सकता है। जो इमरान खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी, डिफॉल्ट, बैंक्रप्सी, फिर जो है हमारी न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं हमसे ले लिए जाएंगे, डिसमेंबरमेंट, वो मैं नहीं देख रही। मेरा ख्याल है कुछ इंडिकेटर्स में बेहतरी आएगी, लेकिन जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए मुश्किल फैसले करने हैं, जिन माफियाज को तंग करना है, जिन पे वापस कंट्रोल रियासत ने लाना है अपना, वो मेरा ख्याल है ये जो पार्टीज आज हुकूमत में वो फैसले नहीं कर सकती। उनके पास वही पुराने सोल्यूशंस हैं जो हमें एक्चुअल हमारे इश्यूज हैं इकोनॉमी के, लोगों को रिलीफ देने के, उनसे हमें नहीं निकाल सकेंगे। तो मैं कुछ इंडिकेटर्स पे बेहतरी देख रही हूँ, लेकिन ओवरऑल जो हमारे इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिन लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है, वो मेरा ख्याल है वो सब फैसले हुकूमत नहीं करेगी, कोई भी पार्टी नहीं करेगी मेन स्ट्रीम पाकिस्तान। ठीक है जी। और ब्रेक पे जाने से पहले शहजाद, मुख्तसरन आपका कमेंट जानना चाहूंगी मैं। लोड शेडिंग की भी भट्टी साहब ने बात की, वाकई बड़ा अहम मसला, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो मौजूदा हुकूमत है, चंद माह पहले तक, यानी कि जनवरी फरवरी तक, वो बड़े सिंपलिस्टिक सोल्यूशन बता रही थी। मिसाल के तौर पे जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है वो आए, उन्होंने 2-3 शोज में ये कहा कि जब हम आएंगे तो पर यूनिट बिजली की जो कीमत है वो 16 रुपए से कम करके 12 रुपए कर देंगे, ताकि बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़े, और जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो पर यूनिट आपको देनी पड़ती है, चाहे आप बिजली घर चलाएं या ना चलाएं, वो कॉस्ट कम होने लगेगी अगर आप डिमांड बढ़ा दें, रेट कम करके। अब ये कर बिल्कुल उसके बरक्स रहे, 16 रुपए से 24 रुपए बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन था, वो हो नहीं सकता। अब जो इस वक्त तक जो लोड शेडिंग हो रही है, वो लोड शेडिंग बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तौर पे, हिकमत अमली के तौर पे हो रही है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में LNG और कोल
ये इतना महंगा हो चुका है कि इससे अगर आप बिजली बनाने जाएंगे तो दो नुकसान होंगे। एक तो ये कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो ऑलरेडी जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम है, तो वो उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। दूसरा ये कि जो बिजली बनेगी वो 35 से 40 रुपए पर यूनिट होगी, तो 35 से 40 रुपए यूनिट की बिजली बना के अगर वो 24 रुपए में भी बेचते हैं तो उससे सर्कुलर डेट में इजाफा होगा, यानी कि नुकसान हुकूमत का और आवाम का होगा। तो बाय स्ट्रेटजी कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये एहसास हुआ है कि ये हो नहीं सकता कि हम रिजर्व्स बचाने के लिए या फिर सस्ती बिजली, महंगी बिजली बना के सस्ती बेचने का काम रोक के हम लोड शेडिंग 8-8, 9-9 घंटे रखें। मेरे ख्याल से ये रियलाइजेशन है जो कि पॉलिटिकली उनके लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, मजीद अपने तज्जियाकारों से सूरत हाल कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारा अगला सवाल अपने तज्जियाकारों के लिए कुछ यूं है कि क्या पाकिस्तान में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम को पुलिस और हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्जियाकारों के पास। भट्टी साहब। नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये ना हुकूमत की प्रायोरिटी में है ना पुलिस की प्रायोरिटी में है। पुलिस वीआईपी ड्यूटियों पर है और जो सारे हुक्मरान बल्कि मुल्ज़म मुजरम सब इतने उनको वीवीआईपी सिक्योरिटीज़ मिली हुई, इतने सिक्योर हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है गलियों मोहल्लों में। इस्लामाबाद मिनी कराची बन गया, माजरत के साथ कराची से इस्लामाबाद मिनी कराची बन गया है, तबाही हो गई है। और इस्लामाबाद के जो पुलिस थी वो जिस तरह फेंटी उस दिन वो लगा रही थी लॉन्ग मार्च वालों को, काश वो एक फेंटी वो जेब कतरों को, चोरों को, डकैतों को भी लगाती तो अच्छा हो जाता। बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, बल्कि ये ज्यादा मिसाल दे रहे हैं। रीमा की तरफ मैं सवाल लेके जाऊंगी क्योंकि लाहौर से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। रीमा। अलीना, तशद्दुद करने से, फेंटी लगाने से स्ट्रीट क्राइम में बेहतरी नहीं आती या स्ट्रीट क्राइम को रिस्पॉन्स में बेहतरी नहीं आती। हमें टीवी पे बैठ के टॉर्चर की हमायत नहीं करनी चाहिए। अगले 1.5 साल में स्ट्रीट क्राइम में बेहतरी आएगी कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये बहुत कम मुद्दत है जज करने की, तो मुझे नहीं मालूम किसी स्पेसिफिक आपने कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, लेकिन 1 साल बहुत कम होता है ऐसे तब्दीली के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल आप ज्यादा चेंज ऐसी तब्दीली के लिए। ठीक है, शहजाद। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पंजाब के दीगर इलाकों में, लाहौर में स्ट्रीट क्राइम में पिछले 1-1.5 साल में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में भी कुछ केसेस है, लेकिन फिर भी स्ट्रीट क्राइम का जो गढ़ है अभी वो कराची है, और जितने केसेस वहां पे होते हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों में नहीं होते। और मुझे नहीं लगता कि वहां पर इसमें कोई खातिर खा कमी नजर आएगी, क्योंकि एक वक्त था जब टेररिज्म बहुत ज्यादा था, अगवा बराए तावान, भत्ता लेना, ये सारी चीजें बड़े उरूज पे थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन स्ट्रीट क्राइम को कराची में आप पहले कंट्रोल नहीं कर सके हैं, ना अब कर सकेंगे। एक तो पॉलिटिकल विल नहीं है, ना पुलिस की विल नजर आती है, और दूसरा एक अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि सेफ सिटी मंसूबा है, सेफ सिटी कैमरास लगाए जाएंगे कराची में। ना हुकूमत ने इस पर बात तो की है, लेकिन ना बिल दिखाई है, ना रिसोर्सेज स्पेंड किए। तो वो जब तक नहीं होगा आप उम्मीद नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने बड़े शहर में आप स्ट्रीट क्राइम को रोक, बेहतर ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। साफी साहब। देखिए, स्ट्रीट क्राइम हो या किसी तरह के भी क्राइम हो, ये सिर्फ पुलिस की परफॉर्मेंस से मुंसलिक नहीं होती। उसमें एक तो ये कि उस मुल्क में क्या आइन की बालादस्ती है या नहीं है, उसमें क्या ह्यूमन राइट्स का तक़द्दुस है या नहीं है, उसमें क्या अदालतें आज़ाद हैं या नहीं है, उस मुल्क का माशरती साख्त कैसा है, उस मुल्क में बाकी ये सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड, उस मुल्क में वीआईपी कल्चर है या नहीं है, ये सारी उससे रिलेट्स करती हैं। मेरिट का कल्चर है या नहीं है। तो मुझे तो कोई इमीडिएटली पाकिस्तान में कोई इनकलाब बर्पा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वही पुलिस है, वही अवाम है, वही अदालतें हैं, वही प्रोसिक्यूशन है। ठीक है, ठीक है जी। हमारा अगला सवाल अपने तज्जियाकारों के लिए कि क्या इमरान खान अगले इंतखाबात तक अपनी मकबूलियत कायम रख पाएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। शहजाद। देखिए, वो पाकिस्तान के एक बड़े लीडर के तौर पे रहेंगे, तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी के तौर पे रहेगी, और मेरे ख्याल से अगर किसी किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट उनको नहीं भी मिलती है तब भी वो इस पोजीशन में होंगे कि 60-65 सीटें वो जीत सकते हैं, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा में उनके रूट्स काफी स्ट्रांग है। नॉर्थ पंजाब में भी है, साउथ पंजाब में अगर कुछ उनको बड़े नाम मिल जाते हैं जो अभी ऑलरेडी उनके पास हैं, अगर वो उनके साथ रहते हैं तो मेरे ख्याल से इस पोजीशन में तो होगी पार्टी के 60-65-70 के बीच में सीटें ले सकें। उसके बाद क्या हालात होते हैं, क्या उनकी कैंपेन होती है, किस किस्म की सपोर्ट उनको मिलती है, उसके बाद वो डिटरमिन करेगा कि मजीद सीटें उनकी बढ़ेंगी या कम भी हो सकती है। मजीद क्या होता है। रीमा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब और एक्सपोज होंगे
मैं मकबूलियत को वैल्यू न्यूट्रल टर्म नहीं समझती। बड़े सगीर के सबसे पॉपुलर मकबूल लीडर शायद नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन क्या वो किस वजह से मकबूल हैं तो वो भी देखना पड़ता है। इमरान खान साहब अगर अपने जहरीले झूठ पे मबनी नैरेटिव के लिए मकबूल होंगे तो मेरे लिए वो कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह उनकी सियासत इस वक्त जा रही है वो अपने आप को और एक्सपोज करते रहेंगे अगले साल में भी। भट्टी साहब, कुर्बे क़यामत की निशानी है मैडम शेख कि मुझे रीमा साहबा का एक दो फिक्रे से एग्री करना पड़ेगा कि जो इमरान खान साहब की टीम है या इर्द गिर्द लोग हैं या दो तीन चीज़ें हैं, उनमें इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की वो जो चीज़ें अब सामने आएंगी उसमें वो उनको डंट पड़ेगा। लेकिन जब तक खैर से अल्लाह के फजल से मौलाना साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और ये सारे आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ ग्रुप रहेगा, इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि बढ़ेगी। ये वो ग्रुप है जो जब इकट्ठा होता है, इकट्ठा खड़ा होता है मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए, तो बंदा 10 किलो इनो भी पी ले तो हजम नहीं हो पाता। ये ऐसा ग्रुप है क्योंकि इनका माजी ऐसा है एक दूसरे के बारे में, जो एक दूसरे को गद्दार कह चुके हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग भट्टी साहब ने तज्जिया किया है, तो इसलिए अपनी वजह से नहीं इमरान खान का, बल्कि इसलिए मेरा ख्याल है बल्कि बढ़ेगी की वजह से उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। साफी साहब, ठीक है साफी साहब। हाँ, शेख रशीद को माजी में इमरान खान साहब फरिश्ता कहते थे और इसी तरह वो बाबर अवान को भी फरिश्ता कहते थे। MQM के बारे में उनके बड़े नेक ख्यालात थे जिनके साथ इतने अरसे उन्होंने हुकूमत चलाए रखी। आज़म स्वाति जो है माजी में मौलाना फजलुर रहमान और फिर गिलानी की काबीना के वज़ीर नहीं थे, तो वो तो खैर दूसरी बहस है। लेकिन पाकिस्तान में मकबूलियत के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है कंटिन्यू रखनी, या जेल जाना या फिर इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती। तो जेल जाने से वो घबराते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं समझता हूँ एक मौजिज़ा होगा कि उसको दोबारा इस्टेब्लिशमेंट की प्रोटेक्शन और सरपरस्ती मिल जाए। लेकिन सर जैसे अभी बात कर रहे थे शहजाद कि अगर अवाम का रुझान उनकी तरफ होता है और उनका बयानिया सक्सीड करता है तो फिर भी क्या आपको लगता है कि प्रेशर नहीं पड़ेगा? नहीं, ये बयानिया झूठ पे मबनी है, अमरीकी साजिश का। इससे जल्दी इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। पिछला जो करप्शन का बयानिया था उसमें वजन था और वो खुद एक्सपोज नहीं हुए थे। कुछ इख्तिदार में एक्सपोज हुए जब लोगों ने देखा कि उनकी हुकूमत को खावरमानी का और इस तरह के लोग चला रहे हैं। और दूसरा अभी मजीद जिसकी तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया तो वो एक्सपोज होंगे। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा कुछ यूं कि मौजूदा हुकूमत में से कौन सा बड़ा नाम इंतखाबात तक सामने आएगा? ओपन ऑप्शंस हैं हमारे तज्जियाकारों के लिए। रीमा क्या समझती हैं? अलीना, मुझे सवाल समझ नहीं आया तो फोन ए फ्रेंड की ऑप्शन आप भट्टी साहब से मेरा जवाब ले लें। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ फ्रेंडशिप्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्लैश होगा थोड़ा सा हमारे आज पैनल पर, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। मजबूरन कह रही है कि थोड़ा सा वजाहत, सवाल नहीं समझ आया हमें। अच्छा रीमा, थोड़ा सा मैं वाजे कर दूं इस सवाल को। आप क्यों जेलस हो रहे हैं जो सियासी शख्सियात हैं? शहजाद साहब, आप क्यों जेलस हो रहे हैं? जो अगर कोई मेरे साथ मिल जाता है तो जेलसी क्या है? मेरा जवाब ले लें। अच्छा चलें जी, रीमा थोड़ा सा मैं वाजे कर देती हूँ मजीद इस सवाल को। जो अभी सियासी शख्सियात हैं, अगले इंतखाबात तक आपको कौन लगता है कि ज़रा बड़ा नाम सामने आ सकता है? खासकर जो मौजूदा हुकूमती सेटअप है उसमें से आपको कौन लगता है ज़रा शाइन करेगा? मुख्तलिफ नाम है हमारे पास, किसी एक का नाम ले लें। प्लीज कुछ ऑप्शन दें, कौन नाम है आपके सामने? आजकल जो बड़े चर्चे में एक मरियम नवाज है, एक बिलावल भुट्टो है, इरशाद भट्टी। फोन ए फ्रेंड मेरा जवाब भट्टी साहब से ले लें। मुझे नहीं मैं कहता हूं भट्टी साहब से जवाब ले लेते हैं। फिर क्या कह रहे साफी साहब? भट्टी साहब सबसे बड़ा नाम उभर के सामने आएगा इस दौर इंशाल्लाह। भट्टी साहब हमारे वजीर आजम के लिए नुमाइंदे हम नामजद कर रहे हैं उनको। भट्टी साहब, आपके ख्याल में, आप वैसे बहुत बड़े हैं बट आपके ख्याल में आपसे बड़ा नाम कौन सा हो सकता है?
मैडम शेख, ये सलीम साफ़ी साहब के ऊपर एक विंडो है, उसमें से धुआं उठ रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा अपनी तारीफ नहीं करता। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं आज एक मरतबा फिर रीमा साहबा से एग्री करता हूं, और मैं उनकी तरफ ये सवाल फेंकता हूं कि प्लीज़ मेरा भी जवाब आप ही दें, और सलाम बनाने वाले को सलाम, और मरियम नवाज साहबा का जवाब मेरे ज़हन में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप खुल के ले लें भट्टी साहब। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता कि आप नाम ले भी रहे हैं और फिर उसको छुपू के इधर से उधर से कर भी रहे हैं। आपने लेना है मरियम नवाज का नाम, आप खुल के ले। शहजाद भट्टी साहब ने मरियम नवाज का नाम ले लिया, आप किसको देखते हो? फिर क्या था? अल्लाह ना करे मेरे मुंह से ये निकले, अल्लाह ना करे मेरे मुंह से ये नाम निकले। मैंने नहीं कहा आपके मुंह से, बिल्कुल भी नहीं कहा। ये बड़ा एक बहुत बड़ा कैनवस में। अब मुकरे नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। गुजरांवाला ऑप्शन बता दे। गुजरांवाला में कहा था, सवाल का जवाब जब नहीं पूछा गया तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन। हुकूमत का नहीं पता कि हुकूमत से कौन सा बड़ा नाम निकल के सामने आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में किसी का भी नाम देखें सामने आ सकता है ना। डोनाल्ड लू को कौन जानता था कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं? किसी को नहीं पता था। खान साहब ने एक थ्योरी बनाई और वो अवाम में बेच दी, तो आज बच्चा बच्चा जानता है डोनाल्ड लू कौन है। वरना यहाँ तो ये लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है। मजा नहीं आया सवाल के जवाब का, सवाल के जवाब का मजा नहीं आया सर। यही जवाब है। और मेरे पास अमेरिका चले गए आप भी अमेरिका पनाह लेने चले गए, मजा नहीं है। हमने पाकिस्तानी सियासत का पूछा था, इस तरह ना करें। यहाँ पे डोनाल्ड लू को बेचारे को अमेरिका में भी कोई नहीं जानता सर। मजा नहीं आया साफी साहब। नहीं मजा नहीं आया। वो भी गूगल करता है कि ये जो इसका नाम लिया जा रहा है कौन, गूगल करके तो चेक करूं उसको मैं। नहीं मजा नहीं आया। पाकिस्तान क्यों टाल गए? अपने अपने फेवरेट नाम बताएं। भट्टी साहब ने डोनाल्ड अमेरिका लिखना है, वो कोई और डोनाल्ड खुल जाने हैं। साफी साहब आप ऑप्शन बता दें प्लीज। ना करवाएं भट्टी साहब से गूगल। हुकूमत का तो पता नहीं चलता कि उसमें किसका क्या इख्तियार है और क्या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में दो शख्सियात की शोहरत में बेपनाह इजाफा होगा। एक शहबाज गिल साहब और एक इरशाद भट्टी साहब। अच्छा, इसमें साफी साहब को भी शामिल कर इसके ऊपर तो फिर अल्लाह के फजल से हमारे खिलाफ बोलते बोलते ये भी मशहूर हो जाएंगे। ठीक है जी, मेरा ख्याल है हम हुकूमत को ये तजवीज़ देते हैं कि भट्टी साहब के नाम पे आप अगली दफ़ा इसी के ऊपर जी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने जो बाकी सवालात है अपने तज्जियाकारों के सामने रखेंगे। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा मईशत की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर एक क्रंच में है। आज हुकूमत ने बताया भी कि न सिर्फ बचत के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे, एक प्लान बनाया गया है जिसके अमल दरामद फौरी तौर पर हो गया, बल्कि जो किफ़ायत शुमारी है उसके लिए भी हुकूमत ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है और कुछ ही रोज़ में उसके ऊपर भी अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान की कुछ मदद कर सकते हैं। तो अपना बुनियादी सवाल तज्जियाकारों के लिए कुछ यूँ तरतीब दिया है हमने कि क्या दोस्त ममालिक पाकिस्तान को माशी बहरान से निकलने में मदद करेंगे? सलीम साफ़ी साहब, आपसे ये सवाल, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान जब मुश्किल वक्त में होता है तो दोस्तों ने मदद की है। इस बार क्या खबर है इससे मुतल्लिक और क्या समझते हैं आप? पहली बात तो ये कि पिछले सालों में किसी दोस्त को दोस्त नहीं जोड़ा, तो पहले तो उनको दोस्त बनाना हो। ये नई सेटअप के लिए बड़ा चैलेंज है कि आप उनको दोबारा दोस्त बना दें। दूसरी बात ये कि इस वक्त आलमी सतह पे भी अमेरिका जैसे ममालिक को भी और यूरोप और इन सबको भी इक़्तिसादी मुश्किलों का सामना है। इस तरह देने की पोजीशन में भी नहीं है। और तीसरा ये है कि आखिर हर चीज़ की एक हद होती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो पहले ये मेरे ख्याल में जी हम लोगों को तवक्को है उतना नहीं हो सकेगा। जितनी हमें तवक्को है उतना हो नहीं सकेगा। शहजाद, आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? जी, मुझे लगता है कि दोस्त ममालिक मदद करेंगे। चाइना ने कहा था कि वो डिपॉजिट्स दोबारा रखवाएंगे पाकिस्तान के पास, वो ऑलमोस्ट अप्रूवल आ गया उसका। कुछ निटी-ग्रिटीज रह गए हैं, वो अप्रूव हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम में मंशा साहब ने भी ये कहा था, कनेक्टेड है हुकूमत से वेल, तो उन्होंने कहा था कि एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री से भी हमारी बात चल रही है जिसमें हमें गैस मिलेगी क्रेडिट फैसिलिटी पे और कुछ पैसे भी वो रखवाएंगे।
और माजी में आपने देखा है कि मिडल ईस्ट से पाकिस्तान को मदद मिलती रही है। तो पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें खासतौर पे चाइना भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो कि इंडिया इस रीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो आई गेस पाकिस्तान को मदद मिलती रहेगी, बट आई गेस अब हमें इससे आगे निकलने की जरूरत है। ये हर दफा कोई नया हुक्मरान आए, फिर वो ये कहे कि हम सऊदीया के पास जाएंगे, पैसे मांगेंगे, फिर नया हुक्मरान आए, फिर वही लोग लेके जाए उनको और पैसे मांगे, ये हो नहीं सकता। अभी भी रिसेंटली जो आपने सुना होगा कि सऊदीया ने जो पैसे विड्रॉ करने थे एंड ऑफ द ईयर, उन्होंने कहा है कि वो विड्रॉ नहीं करेंगे। और शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया था कि बाजवा ने बात की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से और उसके अगले दिन ये खबर आ गई। मेरे ख्याल से अब इससे बाहर निकलने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो इसके बाद दोस्त ममालिक हमारी मदद करेंगे। रीमा। अलीना, पास मैं ये बिल्कुल फॉलो नहीं करती तो मुझे अंदाजा नहीं बिल्कुल, तो पास प्लीज। ठीक है, ठीक है। भट्टी साहब कई दफ़ा वैसे इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि बेशक वो दोस्त ममालिक और हमारी मदद करते आए मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो भट्टी साहब इस दफ़ा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो आप पहले तज्जिए करते आए हैं, जो आपकी राय रही है, उसकी रोशनी में अब आप कैसे सूरत हाल को देख रहे हैं आगे? मैडम शेख, कोई भी लंच फ्री नहीं होता ये इस दुनिया में, आज की दुनिया में। ये आज की दुनिया जज्बात की दुनिया नहीं है, दोस्ती की दुनिया नहीं है। वो हिमालय से ऊंचा तो समंदर से गहरा, तो ये पुरानी बातें हो गई हैं अब, और ये मफादात की दुनिया है। चीन को कुछ ना कुछ इस रूट से फ़ायदा होगा तो वो होगा। हमने सी पैक को सर पे चढ़ा के तो चीन को सर पे चढ़ाया हुआ है। जिस हिसाब से, जिस तरह से जो कर्जे जिस तरह दिए जा रहे हैं और जो हमें मिलेगा वो लग पता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, दोस्ती आपकी, ये सऊदी अरब ने जो पैसे रखवाए हैं आपके पास, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे रखवाए हैं कि IMF में भी आप रहेंगे, इतने % सूद होगा, इतने घंटों के बाद हम पैसे वापस ले लेंगे। और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब की वो तकरीर, बिलीव मी, शर्म आई, मुझे बहुत शर्म आई, क्योंकि वज़ीर आज़म तो वो मेरा ही है ना, पाकिस्तान का वज़ीर। हमारे इख्तलाफात अपने चलते रहेंगे, लेकिन मेरा वज़ीर आज़म कह रहा है कि मैं सऊदी अरब गया, मैं UAE गया, मैं तुर्की गया। मैंने उनको पहले बताया कि मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कि आपने बड़ा हाथ हमारा बटाया है, तो अब भी हमारे हाथ बटाएं। ये है हमारा हाल, ये है हमारा माजी, ये है हमारा मुस्तकबिल। निकलो आगे, आगे निकलो। जिस फौज को आप गालियां देते हो वही फौज आपके लिए मुल्क मुल्क जाती है, पैसे मांगती है। जब पैसे आपके खजाने में आते हैं फिर खड़े हो जाते हो सिविलियन सुप्रीमेसी और वोट को इज्जत दो और औलादें बाहर, जदादें बाहर, सारा कुछ बाहर। इस मुल्क में ये अपने पैसा वापस ले आए तो बड़ा कुछ हो सकता है। ये इनके अपनी सारा कुछ सेट है बाहर, इन्होंने इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं। इनकी ईदें बाहर, शबरातें बाहर, खुराकें बाहर, पोशाकें बाहर। ये तो आते हैं हुक्मरानी करके गायब हो जाते हैं। अपनी हुकूमत किधर गए नवाज शरीफ साहब? तशरीफ लाए ना, आप वापस तशरीफ लाए। तो कहने का मकसद ये है, ये सिंसियर नहीं हमारे साथ। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं। और दोस्त ममालिक बस मरने नहीं देंगे लेकिन जिंदा भी नहीं रखेंगे। ठीक है, भट्टी साहब की राय आ गई, लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरी ये भी है कि आगे बढ़ने से पहले ज़रा माजी के बयानात को भी याद रखा जाए। पाक अमेरिका ताल्लुकात कैसे होंगे, क्या ये बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब नए अमेरिकन प्रेसिडेंट आए तो इमरान खान को कॉल नहीं आई, वो भी बहुत बड़ा मामला बना। फिर थोड़ी सदमोहरी भी रही पाक अमेरिका ताल्लुकात के अंदर। अभी जो मौजूदा सेटअप आया है, जो हुकूमत आई है, क्या इसके होते हुए पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होंगे? हमारा अगला सवाल अपने तज्जियाकारों के लिए, और इसके ऊपर शहजाद आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल के ताल्लुकात हमारे डेवलप होंगे नियर फ्यूचर। ट्रांजैक्शन होंगे, अफगानिस्तान का इशू नहीं है अब, तो पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान से उतनी एंगेजमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़े बेहतर हो जाए। इमरान खान साहब तो बिल्कुल बिगाड़ ही रहते ताल्लुकात, तो थोड़े बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रेटेजिक लेवल के ताल्लुकात हमारे कोई बहुत बेहतर हो जाए अमेरिका से। रीमा, मेरा ख्याल है बेहतर होंगे। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उससे तो बेहतर होंगे, और इसकी वजह ये नहीं है कि कोई अमेरिकन कंस्पिरेसी है। मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत आए, उसको जो आपके पुराने की एलाइज रहे हैं उनके साथ चीजें बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो इमरान खान साहब ने बिगाड़ा है शायद उसमें बेहतरी आए, बट ओवरऑल इसी तरह की रिलेशनशिप रहेगी जैसी पहले थी अमेरिका के साथ। जो शहजाद कह रहे हैं मैं उनसे एग्री करूंगी, लेकिन कंपेयर टू PTI का जो टेन्योर था उससे तो बेहतरी आएगी। सलीम साफी साहब,
नहीं, मेरे ख्याल में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि अगरचे इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली अमेरिका की बहुत बड़ी खिदमत की है, क्योंकि अमेरिका का इस वक्त टारगेट वो चाइना है, वो BRI है और वो CPEC है। और इमरान खान ने चीन के साथ ताल्लुकात भी बिगाड़े, उन्होंने CPEC को भी मुतनाज़ा बनाया, उस पर काम भी रोक दिया। तो उस लिहाज से तो उन्होंने वो खिदमत की। दूसरा, उनकी हुकूमत में हुआ, अगरचे वो उनके करने के काम नहीं होते, तो अफ़गानिस्तान में मसलन हम जैसे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान में मफाद में ये था कि पहले इंट्रा अफ़गान रिकन्सिलिएशन होगी और फिर डील होगी। वो भी उन्होंने अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक उसको फैसिलिटेट किया। लेकिन अमरीकी चूँकि ये जानते हैं कि जिस आईने में वो पाकिस्तान को देखते हैं वो है अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना, ये या रशिया इवन, तो उनको पता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वो पॉलिटिकल हुकूमतों के हाथ में नहीं होती, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसमें कलीदी किरदार अदा करती है। तो इस्टेब्लिशमेंट हमारी वही इस्टेब्लिशमेंट है, तो मुझे इसलिए कोई उसमें जौहरी तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, भट्टी साहब। मैडम शेख, आला हज़रत डोनाल्ड लू ने का जो फरमान था कि इमरान खान उनको नापसंद है, तो वो अदम एतमाद के बाद यानी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, माफ़ कर दिया जाएगा, और उससे अगर वो रहेंगे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। तो उस आला हज़रत डोनाल्ड लू के मुताबिक तो अब ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। तो अब तो हालात बिल्कुल साजगार हैं। तो आला हज़रत डोनाल्ड लू और आला हज़रत शहबाज शरीफ साहब को अगर कंबाइन करके देखें तो अब तो अल्लाह के फजल से चांदी चांदी अमेरिका को खुश होना चाहिए। बल्कि जो बाइडन को एक सेट मंगवा के टेलीफोन हमें भिजवा देना चाहिए, रोज़ वहाँ से बातें होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी। अमेरिका में वो हैसियत है जो पाकिस्तान क्या है यानी की है। सलीम साहब आप क्या कह रहे थे, दोहराएंगे प्लीज, हम आपको सुन नहीं पाए। मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो ये है कि अगर उसी तरह के आप खुफिया केबल इस दौरान चीन से जो आए हैं, सऊदी अरब से जो आए हैं और बाकी दोस्त ममालिक से आए हैं, तो आप उसको भूल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड लू की अमेरिका में एक तो वो खुफिया मीटिंग थी, और खुफिया मीटिंग में कुछ और होती है, उधर कुछ और होती है। अभी तक तो हमें वो कॉन्टेक्स्ट दिखाया भी नहीं है। और आखिरी बात, अगर मेरे मोहतरम भाई नाराज़ ना हो, तो डोनाल्ड लू कि अमेरिका में वो पोजीशन है जो पाकिस्तान में हमारे इरशाद भट्टी साहब की है। तो फिर तो बड़ा पॉपुलर है। मैं तो सलीम साफ़ी समझता रहा उसको अमेरिका का, वो तो इरशाद भट्टी निकला। फिर तो बड़ा पॉपुलर है और बड़ा मजबूत है और ताकतवर है। मैं तो समझता रहा कि वो सलीम साफ़ी है अमेरिका का, लेकिन वो तो इरशाद भट्टी निकला। इसका मतलब है साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है। मैं तो सलीम साफ़ी साहब समझता रहा कि वो सलीम साफ़ी है डोनाल्ड लू। ओहो, चलिए बस भट्टी साहब, ऑस्कर आपका हुआ, ठीक है, आप खुश हो जाए। भट्टी साहब, वाटर कूलर आपका हुआ इसी चीज के ऊपर, ठीक है। इजाजत, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है इसके ऊपर। हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।